हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और इसी के साथ हम वैदिक पीरियड स्टार्ट करेंगे। ऋग वैदिक पीरियड से स्टार्ट करेंगे। 2 पार्ट में डिवाइडेड था, मैंने ये आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। तो आज का ये जो हमारा पीरियड है वैदिक पीरियड, तो हम ऋग वैदिक पीरियड पढ़ेंगे। ऋग वैदिक पीरियड पढ़ेंगे। अब इस ऋग वैदिक पीरियड में हमने ये देखा है कि हमने लास्ट में लिटरेचर्स देखी थी। वेद पुराण देखे थे, कितने वेद होते हैं, ये पुराण उपनिषद ब्राह्मण ये सब देखे थे हमने। तो आज हम देखेंगे कि सिर्फ एक पर्टिकुलरली एक वीडियो बनाया है। आज का मोटिव ये है, सिर्फ ऋग वैदिक पढ़ेंगे और एक पीरियड में हम क्या पढ़ेंगे, लेटर वैदिक पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड को आर्यन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये आती है, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था आर्य आ गए थे, है ना। और मैंने लास्ट हड़प्पन पीरियड में ये छोड़ा था कि आर्यंस के आने की वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ था। वन ऑफ द रीजन एक ये भी था। अब इसके बाद में ये माना गया है कि इसे आर्यन सिविलाइजेशन बोला गया है। तो अब आर्य थे कौन? अब आर्य कौन थे? आर्यन को एलीट बोला गया है, एलीट थे। और इसे ऋग वैदिक बीसी, आज ये वाला हम पीरियड पढ़ेंगे। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि अब आर्यन का ओरिजिन कैसे हुआ था, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। अलग अलग इतिहासकार और अलग अलग हिस्टोरियन ने अलग अलग बात बोली है कि अलग अलग जगह से आए थे। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे, बाल गंगाधर तिलक ने बोला था ये नॉर्थ पोल से आए थे। दयानंद सरस्वती ने बोला था कि ये तिब्बत से आए थे। एलडी काला ने बोला था कश्मीर या शायद ही हिमालय वाले एरिया से आए थे। राजबली पांडे ने बोला कि ये ब्रह्मशी देश से आए थे। अभी सरस्वती और इसके बीच वाला क्षेत्र इन्होंने ये वाला बताया कि ये वाला क्षेत्र था। गंगानाथ झा ने ये बोला कि मध्य देश से आए थे, बीच वाले एरिया से कोई आए थे। पैंका ने बोला कि शायद ये जर्मनी से आए थे। सब इसमें यह है कि अलग अलग हिस्टोरियन अलग अलग बात बताते हैं कि आर्यंस आए कहाँ से, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। ओरिजिन का मतलब है उत्पत्ति कहाँ से हुई। अब मैक्स मूलर सबसे इंपॉर्टेंट है और इसे आपको सबसे ज्यादा याद रखना है। ये मिडिल एशिया से आया था, सबसे ऑथेंटिक ये माना गया कि ये लोग मिडिल एशिया से आए थे। अब आगे हम ये देखेंगे कि हमें पता तो लग गया हम आर्यंस की बात सबसे पहले क्यों कर रहे हैं। हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वैदिक पीरियड में आर्यों की सिविलाइजेशन बोला है या आर्यों के लिए बोला है। तो हमें सबसे पहले पता तो होना चाहिए कि आर्य आए कहाँ से थे। तो ये हमने आर्यंस का ओरिजिन देखा। अब आगे हम देखेंगे कि ये वैदिक सिविलाइजेशन में जो अलग अलग तरह के जो हमें ये मिले थे, गॉड मिले थे या देवी देवता मिले थे, वो कहीं और भी क्या ऐसे नाम मिले हैं या कोई इंस्क्रिप्शंस में इनका डिस्क्रिप्शन मिला है। तो आगे की में हम ये देखेंगे। एक बार आप इसकी डिटेल देख लीजिए, इनका ओरिजिन बाल गंगाधर तिलक, नॉर्थ पोल, दयानंद सरस्वती, सबसे इंपॉर्टेंट मैक्स मूलर का है मिडिल एशिया का। ठीक है, एक बार आप इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट या आप नोट्स बना सकते हैं। ये आपने नेक्स्ट देखा। अब हम ये देखेंगे कि ये जो वैदिक पीरियड था, अब इसमें वैदिक पीरियड में क्या था, जो जो देवता थे वो कहीं और भी ऐसे नेम्स मिले हैं। तो हम ये देखेंगे इसके कंटेम्पररी या इसके साइमल्टेनियसली कौन कौन से ऐसे जहाँ पे इंस्क्रिप्शन में बौजकाई अभिलेख या इस इंस्क्रिप्शन अभिलेख को इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। 1400 बीसी में टर्की का ये इंस्क्रिप्शन है। 1400 बीसी में ये देखा गया कि ऐसे ही सेम नाम जो हमारे वैदिक पीरियड में थे वैसे यहाँ पे भी टर्की में भी मिले हैं। एक वॉर और ट्रीटी हुई थी हित्ती और मिठनीस किंग के बाद में, मिठानीस किंग में एक ट्रीटी हुई थी, इसका भी इसके अंदर डिस्क्रिप्शन है। अब कुछ देवतास के जो हमारे नाम है वैदिक पीरियड में, इंद्र का नाम हमें सब पता है, हमारा गाना भी है, बरस बरस मारा इंद्र राजा, है ना, ये राजस्थान वालों का ये गाना है। तो ऐसे इंद्र के लिए किस लिए थे, बारिश और बहुत सारे, है ना, हम देवतास के लिए बोलते हैं। तो ये वैदिक पीरियड के थे। तो इंद्र, वरुण, मित्र और नाथ से इस अभिलेख में भी ऐसे नाम मिले हैं। अब एक और ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल ये देखे गए कि वैदिक लिटरेचर के टाइम पे भी या वैदिक पीरियड के टाइम पे भी ये वाले देवता बहुत प्रोमिनेंट थे या इनके नाम हम बहुत ज़्यादा देखते हैं हम ऋग वैदिक पीरियड के अंदर। फिर जब लेटर वैदिक आया तो क्या हुआ, लेटर वैदिक के टाइम पे ब्रह्मा विष्णु महेश का कंसेप्ट आ गया था, पर इस टाइम पे ये वाले जो देवता थे बहुत फेमस थे। अब एक और है पर्शियन लिटरेचर में ना, जेंट एविस्टा
और ऋग्वेद में ना बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज देखी। अब ये जो था ना एविस था, ये ओल्डेस्ट था, जैसे हमारा ऋग्वेद ओल्डेस्ट है, और ये ओल्डेस्ट टेक्स्ट था ईरानी लैंग्वेज में। अब इसमें क्या देखा गया, इसमें ये देखा गया जो ऋग्वेद में और इसमें जो सेवरल बहुत सारे देवी देवताओं के जो नाम है वो सेम देखे गए, और सोशल क्लास में भी सेम देखा गया। मतलब सिमिलैरिटीज देखी गई है कि उस टाइम पे देवी देवता कंटेम्परेरी भी वैसे ही नाम देखे जा रहे हैं। अब ये बात हुई कि वैदिक पीरियड का ये देखा गया कि कंटेम्परेरी में भी ये ऐसे नाम थे, देवी देवताओं के नाम थे, और हमारे यहाँ पे भी वैदिक पीरियड चल रहा था, तो मतलब इन देवताओं को उस टाइम पे पूजा जाता था। अब ये देखेंगे कि आर्यंस की ज्योग्राफिकल या भूगोलिक जो सिचुएशन थी इनकी कैसी थी। अब इन्होंने बोला है कि जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन, इन्होंने बोला सप्त सैंधव रीजन से आए थे। सप्त सैंधव रीजन का मतलब क्या होता है, लैंड ऑफ 7 रिवर्स। सप्त सैंधव का मतलब ये होता है, तो ये माना गया कि सप्त सैंधव रीजन का था, लैंड ऑफ 7 रिवर्स इसका मतलब है। तो एक बार आप ये देखिए, इस रीजन से इनको बोला गया है। अब ये देखेंगे कि जो हमारी नदियां हैं, जो हमारा सोर्स है, पानी पीना बहुत ज़रूरी है, और मैंने बहुत बार बताया कि सिविलाइजेशन ज़्यादातर नदियों के पास थी। अब पर हमारा वैदिक पीरियड आ गया है, तो नदियों को पूजा जाता था, हमारे नेचर को पूजा जाता था। और मैंने एक एग्जाम्पल दिया था प्रीवियस क्लासेस में, ये बताया था कि अवतार मूवी है, उसमें ये बताया वो नेचर की पूजा करते थे। तो वैदिक पीरियड आप ऐसे ही मान लीजिए कि हमारी पेड़ पौधों, नदी, इन सब की पूजा कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या है, सरस्वती नदी को है ना सबसे ज़्यादा डिस्क्राइब किया गया है ऋग्वैदिक पीरियड में, और ठीक है, और इसे सबसे होली रिवर माना है, सबसे पवित्र रिवर माना है। इंडस रिवर को पर सबसे ज़्यादा डिस्क्राइब किया है, पर ये सरस्वती को सबसे होली मानते थे। गंगा नदी को सिर्फ एक ही बार मेंशन किया है ऋग्वेद में इस पीरियड में, यमुना को 3 बार किया है। गंगा और यमुना को है ना आर्यंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे कंपेयर टू अदर रिवर्स। सरस्वती को ज़्यादा दिए, इंडस को ज़्यादा दिए। अब मैंने ना लास्ट अभी छोड़ा था सप्त सैंधव रीजन। अब 7 नदियां जो थी वो इंडस की ट्रिब्यूटरीज थी। तो कौन कौन सी थी, इंडस, रावी, चेनाब, झेलम, सतलज, व्यास और सरस्वती। पर एग्जाम में ये नहीं पूछे सब सैंधव मतलब 7 रिवर ट्रिब्यूटरीज थी, पर ये पूछेंगे कि इनके एंशंट नेम क्या थे। रावी का परुष्णी, ये आप रट लीजिएगा, आप नोट्स में लिख लीजिए कि है ना इनके एंशंट नेम क्या थे या इनके प्राचीन नाम क्या थे, ये एग्जाम में आते हैं। चेनाब को अस्कनी, झेलम को वितस्ता, सतलज को शतुद्री, व्यास को विपाशा, ये बोलते हैं। अब ये था कि रिवर्स अफगानिस्तान में भी थी, काबुल में कुंभा थी, कुर्रम में क्रुमू थी, गोमल में गोमती थी, और स्वत में सुवस्ता थी। काबुल से कुंभा, कुर्रम से क्रुम, के से जी, से जी, एस से एस, ऐसे आप लर्न कर लीजिए, ठीक है। तो आप ये लर्न कर लेंगे। अब जो लास्ट रिवर थी ना ये हमारी गोमल या गोमती, गोमती का क्या है, नदी सूक्त में है ना, इसमें लास्ट रिवर इसको बताया गया है, गोमती को नदी सूक्त के अंदर, ठीक है। किसके अंदर, नदी सूक्त, नदी सूक्त में बताया गया है। अब नदी सूक्त ना फॉर्म ऑफ डायलॉग्स थे। अब इस नदी सूक्त की बात आई गई है तो ये क्या थे, फॉर्म ऑफ डायलॉग्स थे, फॉर्म ऑफ डायलॉग थे, ठीक है। अब ये डायलॉग किस किस में थे, रिवर्स और ऋषि, ये जो हमारी नदियां हैं ना, और नदियों के और ऋषि विश्वामित्र के बीच में डायलॉग है नदी सूक्त के अंदर, ठीक है। और इन नदी सूक्त को नदी तमा, होली रिवर भी बोला गया है। 7 रिवर्स ट्रिब्यूटरीज थी, इसके एंशिएंट पीरियड आपको लर्न करने। फॉर्म ऑफ डायलॉग नदी सूक्त है, किस किस में थे, रिवर्स और विश्वामित्र के बीच में डायलॉग हो रहा था। सरस्वती को नदी तमा बोला गया है, ये मैं मिटा रही हूं, सरस्वती को नदी तमा बोला गया है, ठीक है।
सरस्वती को नदी तमा बोला गया है और हिमालयों को मुजवंत, हिमालय को मुजवंत। ये हमारे रिवर्स की इंपॉर्टेंस बताई जा रही है कि ऋग्वैदिक पीरियड जो था, अगर हम इस हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू को भी हम साइड में ले लेना, तो इसके अलावा हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हमारी नदियों की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। पहले के लोग हमारे नदियों को कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे या पूछते थे, ये हमारे इसमें ऋग्वेद वेदों के अंदर भी लिखा गया है। अब आगे चल के हम क्या देखेंगे, अब हम इसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखेंगे। एक बार आप इसके नोट्स या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्या देखेंगे, पॉलिटिकल सिस्टम देखेंगे आर्यंस का। हमने क्या देखा था हड़प्पन पीरियड में कि सिविलाइज था, अच्छे से उनके स्ट्रक्चर्स बने हुए थे, घर थे, आराम से रहते थे, प्राइवेसी का भी ध्यान रखते थे कि विंडोज हमने देखा है कि फर्स्ट फ्लोर पे था, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रखते थे। तो वैसे ही पॉलिटिकल सिस्टम आर्यंस में हम क्या देखेंगे, या इसका राजनीतिक जीवन हम इसमें क्या देखेंगे कि एनिमल रेयरिंग थे। वो क्या चराते थे, वो भेड़ बकरी और ये अपने पशु चराते थे, पशु चराते थे, नोमैडिक लाइफ जीते थे, खाना बदोश लोग हैं, इधर से उधर घूमते रहेंगे। अब खाना बदोश या मतलब ट्राइबल कल्चर है, तो एक चीज हमें याद रखनी चाहिए, इनका कोई फिक्स जगह नहीं होती, फिक्स जगह नहीं होती। जैसे सिविलाइजेशन है हड़प्पन, सेटल्ड है ना, ये नॉमेडिक लोग हैं, ये विलेज वाले लोग हैं, गाय बछड़े और ये सब चरा रहे हैं ना, तो ये चरा रहे, इससे क्या हो रहा है, इनका कोई फिक्स्ड घर नहीं है। फिक्स्ड घर नहीं है तो अभी ये लड़ाई दंगे नहीं करेंगे, किसके लिए नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी के लिए नहीं करेंगे। अभी अभी ये वाला चीज नहीं है, क्योंकि लड़ाई क्या होती है, लैंड को लेके होती है। अभी तो ये एनिमल्स और ये सब चरा रहे हैं, नॉमेडिक लाइफ है, ट्राइबल लोग हैं, बंजारे लोग हैं, तो आराम से इधर से उधर अभी घूम रहे हैं। अब क्या है, इनका कोई बेस्ड या ऐसे कोई स्टेट नहीं था या ऐसे कोई जगह नहीं थी कि जहाँ पे हो। बिगेस्ट यूनिट, इनकी सबसे बड़ी यूनिट क्या थी, जन थी। 275 टाइम ऋग्वेद के अंदर मेंशन है इनका, मतलब ये चीज इसमें ऋग थी। चीफ कौन थे, जन के, जनस्य गोपा थे। ये जो मैं बिगेस्ट और ये सब यूनिट बता रही हूँ, या जन थी, ये कितनी बार मेंशन है, या इसके चीफ कौन थे, ये आपको लर्न करने हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसा जाता है 275 टाइम्स 274 या ऐसे, या इसका हेड कौन था, तो ये जनस्य गोपा थे। जनपद इतना ज्यादा एक बार के ज्यादा एक्सप्लेन किया नहीं गया है ऋग्वेद के अंदर। अब आज सिर्फ हमारा वीडियो या आज हमारा लेक्चर सिर्फ किस पे है, ऋग्वैदिक पे है। लेटर वैदिक के लिए हम अलग से लेक्चर तैयार करेंगे। तो इसका सिर्फ हम ऋग्वेद का आज कल्चर पढ़ रहे। स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट तो हमारी जन हो गई, स्मॉलेस्ट हमारी विश थी जो 170 टाइम हमें मेंशन मिला है ऋग्वेद में। इसका चीफ कौन था, विशपति, विश का विशपति, जन का जनस्य गोपा। और इसमें क्या था, अब जो विश था उसी ही डिवाइड किया था ग्राम में। हर सिविलाइजेशन या कोई भी आप डायनेस्टी देखो, जनरली स्मॉलेस्ट यूनिट ग्राम ही होगी। तो इसका ग्राम था, ये किसके लिए, फाइटिंग और इन सब चीजों के लिए रखते थे। पर अब मैंने बोला कि कोई भी स्टेट या ऐसा नहीं है, तो फिर लड़ाई किसकी हो रही है, ये हम आगे देखेंगे कि अब ये लड़ किसके लिए रहे, लड़ाई क्यों हो रही है जब कोई घर ही नहीं है। तो ग्राम किसके अंदर आता था, विश के अंदर ग्राम आता है, जो ग्राम का कितनी बार है, 13 बार है। अब ग्राम का ग्रामीणी, विश का विशपति। इनिशियली जो था स्मॉल ट्राइब इन फाइटिंग यूनिट्स के लिए ये इनिशियली था, पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो ये ग्राम का हेड होते गए, क्योंकि ट्राइबल और ये सब किसके लिए थे, फाइटिंग यूनिट्स के लिए ये सब चीजें देखते थे, सिर्फ ये था। अब क्या है, जन का जनस्य गोपा, आपको हमेशा लर्न कर लेना कि इनके चीफ कौन है, कितनी बार मेंशन हुआ है, और इसके क्या क्या, ग्राम का कौन था, ग्रामीणी था। अब क्या देखा है, इनिशियली जो राजा था ना वो इलेक्ट होता था, राजा को क्या किया गया जा रहा है, इलेक्ट किया जा रहा है लोगों के द्वारा। बाद में क्या किया, हेरिडिटरी होता गया, मतलब राजा का बेटा राजा ही बनेगा। ये हम आगे डायनेस्टीज में जो हमने आज तक पढ़ा है वही हमारा हेरिडिटरी चलता जा रहा है। अब ये बताया गया कि 12 तरह के मिनिस्टर्स हुआ करते थे इस टाइम पे। 12 तरह के मिनिस्टर्स है तो इनका भी कोई नाम तो होगा ही। अब 12 तरह के मिनिस्टर्स है तो ये किसकी हेल्प करते थे, मिनिस्टर, या हम आज भी हम बोलते हैं हमारी पीएम की हेल्प कौन करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ऐसे ही वर्क करते थे, ये किंग की हेल्प करते थे और इन्हें बोला जाता था रत्नी।
ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप ये लर्न कर लीजिएगा। और रत्नी बोला जाता था इसे। अब क्या बोला गया कि किंग है, इलेक्शन हो रहा है, मिनिस्टर्स है, उसे रत्नी बोला गया है। अब इस कोई है ना स्टेट या कुछ ऐसे सिस्टम नहीं है, कोई जगह नहीं है, तो अब इन्होंने बोला था कोई रेगुलर टैक्स सिस्टम नहीं था, क्योंकि कोई जगह होगी उसको मेंटेन करने के लिए आपको टैक्स तो लगाना पड़ेगा, पर ऐसी कोई चीज थी नहीं, तो इन्होंने बोला कोई ऐसा रेगुलर टैक्स सिस्टम नहीं था। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, किंग इलेक्ट किए जा रहे हैं, 12 मिनिस्टर्स थे, उन्हें रत्नी बोला गया है, कोई टैक्स सिस्टम नहीं था। अब क्या है, कोई टैक्स सिस्टम नहीं था, पर अपनी चॉइस से आप कोई गिफ्ट दे सकते थे। तो वो ऐसा ये था कि आप अपनी चॉइस से कोई गिफ्ट दे सकते हैं। तो ये वाली चीज़ें एक बार आप ये चीज़ कर लो, फिर नेक्स्ट में मिटाऊंगी तो आप ये वाला नोट्स बना लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये है जो किंग एडमिनिस्ट्रेशन भी चला रहा है, उनके रत्नी भी हैं, मिनिस्टर्स भी हैं। तो ये सिस्टम कैसे चलेगा, मैंने लास्ट छोड़ा था कि टैक्सेस क्या थे, कोई रेगुलर टैक्स नहीं थे, कोई रेगुलर टैक्स नहीं है, पर उन टैक्सेस को क्या बोला जाता था, बली, पर आप कोई गिफ्ट दे सकते थे बाय चॉइस। अब क्या था, टैक्स भी दे रहे हैं, किंग भी है, मिनिस्टर्स भी है। अब इन्होंने ये बोला कि टैक्सेस क्यों लेते हैं हम, आर्मी मेंटेन करने के लिए, हमारा राज्य करने के लिए, या चीज़ें देखने के लिए, या हम कैसे चलाएंगे, सर्कुलेशन में मनी आना चाहिए, ये सब क्यों चाहिए, तब हम टैक्स लेंगे। अब नॉमेडिक लाइफ जी रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं, तो ऐसा कोई सीन नहीं था। ऐसे कबीले थे, अवतार वाला मैं हमेशा एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि वो बेस्ट एग्जाम्पल है, कि उसमें थे ऐसे कबीलों में थे अलग अलग, एक पानी वाला था, एक जमीन वाला था, है ना। तो अब ये कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं रखते थे, पर जरूरत पड़ती थी तो ये अलग अलग ट्राइब से बुला लेते थे, तब ये रिक्रूटमेंट करते थे जब इन्हें जरूरत होती थी वॉर के टाइम पे। लड़ाई ज्यादातर किस चीज पे होगी, लैंड्स पे लड़ाई होती है, लैंड अभी है नहीं तो ऐसी कोई लड़ाई हो नहीं रही, जब जरूरत होती है तो ये स्टैंडिंग आर्मी ये सब कर लेते हैं। और जो कोई रेगुलर टैक्स नहीं था, पर जो टैक्स था उसे बलि बोला गया है, आप ये नोट डाउन कर लेना। अब बलि बोला गया है, इसके बाद में क्या है, जो मेजर मिनिस्टर्स थे, सबसे इंपॉर्टेंट होता था पुरोहित, सबसे ऊपर रखा गया है पुरोहित, उसके बाद में सेनानी, कमांडर, नाम हिंदी में ही रहेंगे, आप व्हाट्सएप लैंग्वेज या अपने इंग्लिश में लिखते हैं ना सेनानी, मैंने समझाने के लिए यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश में लिख दिया है कि इसका मतलब क्या होता है। कमांडर था युवराज, वही राजा का बेटा। थर्ड ये था पालागाल, मतलब किंग का दोस्त, दोस्त जरूरी है, सजेशन देते हैं हमें अच्छे अच्छे, कभी कभी कोई कांड भी करवा देते हैं, पर दोस्त बहुत जरूरी होते हैं। अब इसके बाद में कौन था, अक्षवाय। अब ये क्या करता था, आप हमेशा देखते होंगे प्रोग्राम्स में या मूवीज में, है ना, चेस खेलते रहते हैं, समझ नहीं आता हमें, पता नहीं क्यों बैठ के क्या सोचते रहते हैं, चेस खेलते रहते हैं। ये इसीलिए थे, ये चेस खेलते खेलते बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग कर लेते थे, कि ये देखते थे कि कैसे गेम से, या हमें लगता था सिर्फ गेम खेल रहे हैं, वहाँ पे ये बहुत सारी राजनीतिक चाल चलते थे, जस्ट फॉर अ फन। पर ये ऑब्वियस है कि ये डाइस इसके साथ, राजा के साथ खेलता था और बहुत सारी प्लानिंग्स करते थे। जैसे शकुनी बहुत फेमस है, अपना पासा फेंकता था, वो पासा नहीं था, वो चला रहा था पूरी राजनीति, और हमारा महाभारत हो गया है ना उसी बात पे। संग्रहिता, संग्रह किस चीज का कर रहे हैं, हेड ऑफ ट्रेजरी, संग्रह करना भी जरूरी है, कुछ चीज रखेंगे तभी आप राजा रहेंगे। भागदूत, फाइनेंस मिनिस्टर थे ये। और सूत, सूतपुत्र कर्ण, कर्ण सूतपुत्र थे, क्या चलाते थे, रथ चलाते थे, तो ये उसी का हेड था। हॉर्स चैरियट, चैरियट मतलब रथ, ये इसका हेड था। आप एक बार मेजर मिनिस्टर देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट ये है बलि, बलि ए टैक्स को बोलते हैं। अब इसके बारे में बाद में ये देखा गया कि किंग है ना, इलेक्टेड हो रहे हो, तो इसका मतलब उसको कंट्रोल करने के लिए भी कोई चीज रखी जाएगी। तो इन्होंने ये बोला कि रिप्रेजेंटेटिव तो होता था पब्लिक, पर किंग के पावर्स को कंट्रोल करने के लिए या किंग को कंट्रोल करने के लिए भी अलग से समिति बनाई गई थी, और अलग से है ना असेंबलीज बनाई गई थी अलग अलग ट्राइबल्स के द्वारा, जिसे क्या बोला गया था, सभा, सभा, सभा बोला गया था। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है सभा बोला गया था। इसमें अलग अलग इंस्टीट्यूशन थे, अलग अलग है ना, अलग अलग लोग आते थे। इसका 8 बार मेंशन किया गया है, 8 बार मेंशन हुआ है इसका। और फिर आता है समिति, सभा में है ना हमारे ओल्ड लोग आते हैं, मतलब जो जिनके पास में बहुत एक्सपीरियंस होता है वो वाले लोग आते हैं सभा के अंदर। फिर आता है समिति, समिति के अंदर कॉमन पीपल्स आते थे, कॉमन लोग आते थे। ठीक है, ये
कंट्रोल करती थी हमारे राजा को। अब इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन थी, इसमें 9 टाइम इनका मेंशन किया गया है, 9 बार, 9 टाइम्स इसका मेंशन किया गया है। किसके अंदर किया गया है? ऋग्वेद के अंदर मेंशन किया गया। मैं एक बार 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 हट रही हूँ कि साथ के साथ आप नोट्स बनाते चले, क्योंकि आप ये बना लेंगे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या कहते हैं, समिति बहुत ज्यादा रोल इंपॉर्टेंट करती है। बड़े बुजुर्ग ज्यादा नहीं होंगे पर कॉमन लोग बहुत ज्यादा होते हैं, और आपको जिताता कौन है? आम जनता जिताती है। तो इनका रिप्रेजेंटेटिव में बहुत बड़ा हाथ होता था। तो ये चीज है। अब इसके बाद में क्या है, अब इसका जो चेयरपर्सन होता था ना, उसे ईशान बोला है। इसे ईशान बोला है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। सभा ओल्ड लोगों की होती थी, बड़े लोगों की होती थी। अब आता है विदित। विदित आता है। विदित सबसे एंशियंट थी। विदित आप लर्न कर लेना, विदित, विदित थी, सबसे एंशियंट थी। इनका काम क्या था? जो भी चोरी या थेफ्ट का सामान था ना, उसका कलेक्शन करना था। तो आप ये विदित, या 3 ऑर्गेनाइजेशन थी, सभा, समिति और विदित, एंशियंट ऑर्गेनाइजेशन थी। और जो भी चोरी का मान कलेक्ट किया गया है उसको डिवाइड करना है, ये जो मनी है उसको कैसे करना है, ये 3 ऑर्गेनाइजेशन थी। किसको कंट्रोल करती थी? हमारे किंग की पावर्स को कंट्रोल करती थी। तो ये हम पॉलिटिकल सिस्टम मोटा मोटा हमने देख लिया है कि मेजर मिनिस्टर्स कौन थे, सभा समिति देख ली, विदित देख ली। अब अदर ऑफिशियल्स कौन कौन थे, अब हम ये देखेंगे। ठीक है, आप एक बार ये नजर डाल लीजिए। बली इंपॉर्टेंट है, इसमें मेजर मिनिस्टर्स है, मैंने इंग्लिश में दे दिया है कि आपको कंफ्यूजन हो। तो सभा, समिति, विदित बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप एक बार ये नोट डाउन कर लो, फिर अदर एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। अब हमने इंपॉर्टेंट मिनिस्टर तो देख लिए, अब अदर एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिशियल्स थे वो भी जरूरी है। इंपॉर्टेंट से कैसे काम होगा, उसके नीचे भी जरूरी है कि चीजें देखेंगे कॉमन लोगों में। सबसे इंपॉर्टेंट था स्पष्ट। स्पष्ट से शश, स्पष्ट, स्पाई। अब सब पे नजर रखता था कि कोई चोरी वोरी तो नहीं करना, ये सब चीजें स्पाई का काम था कि इस पे थेफ्ट तो नहीं हो रही, कोई चोरी तो नहीं हो रही। फिर था वज्रपति। उसके बाद ये किसका था? हेड ऑफ गोचर। गोचर मतलब ग्रासलैंड। ग्रासलैंड सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या कर रहे हैं? ये एनिमल रेयरिंग कर रहे हैं, पशुओं को चरा रहे हैं। तो किसका चरा रहे हैं ये भी ध्यान रखते थे कि चराने वाला, तो ग्रासलैंड का ये हेड था। वज्रपति, आप ये नाम याद करना, ग्रासलैंड का हेड था। और इसे क्या बोलते थे? इसे हेड ऑफ गोचर था, इसे बोला जाता था वज्रपति। ये इंपॉर्टेंट है ना, वज्रपति बोला जाता था। आप लिखते जाइए धीरे धीरे। अब ये क्या, इसके पास में ना लार्ज लैंड की अथॉरिटी होती थी, बड़े बड़े लैंड होते थे, इस ये वाला चीज ये देखता था। अब प्रश्न विनक क्या था? न्यायाधीश। न्यायाधीश कौन होते हैं? हमारे जज। ये मैंने जज इंग्लिश में लिख दिया है। मैं जितना ट्राई कर रही हूँ कि दोनों वालों को प्रॉब्लम ना हो, थोड़ी बहुत अगर हिंदी में कुछ गड़बड़ हो तो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोलती हूँ, पर ट्राई करूँगी पूरा कि दोनों लैंग्वेज वालों को समझ आ जाए। तो ये क्या थे? न्यायाधीश थे। अब न्याय तो करेंगे, इतनी सारी चीजें हैं या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन रख रहे हैं तो न्याय करना जरूरी है। तो ये कुछ थी पॉलिटिकल चीजें। अब इसके बाद में देखेंगे, पॉलिटिकल चीजें तो देख ली, पर अर्थव्यवस्था देखना बहुत जरूरी है। किसी को भी चीजें कुछ चलानी है या आपको एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, कुछ भी करना है, तो हमारा अर्थ मतलब पैसा देखना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा भारत देश के, आज हम बात करते हैं एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। हम स्टार्टिंग से किसान रहे हैं, किसानों का क्या होता है? किसानों के बहुत जरूरी है। पर हम कंफ्यूज नहीं होंगे, वैदिक पीरियड में ये एनिमल्स पे सबसे ज्यादा ये बेस थे, एग्रीकल्चर बेस इतने नहीं थे। ये इकोनॉमिक कंडीशन की अगर बात करेंगे तो ये एग्रीकल्चर सेंटर्ड आर्यंस नहीं थे। मैं पहले ही बोल रही हूँ, एग्रीकल्चर सेंटर्ड नहीं थे, ये याद रखना है हमको, इंपॉर्टेंट है। पहले क्या है? एग्रीकल्चर पे ध्यान दे रहे हैं। एग्रीकल्चर 24 टाइम्स ही एक्सप्लेन किया गया है, एग्रीकल्चर नाम। अमोंग दीज 21 वर एडेड लेटर ऑन। ठीक है, अब इसके बाद में देखा है कि जो ऋग्वेद का 4th मंडल है, 4th मंडल के अंदर एग्रीकल्चर प्रोसेसेस बताई गई है कि एग्रीकल्चर की प्रोसेसेस कैसी होती है। अब जो ग्रेन्स और बर्ली को है ना मेंशन किया गया है सबसे ज्यादा बार, है ना, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। मेंस किसको? ग्रेन्स और बर्ली को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। अब क्या दिया गया है? जो क्या होता है हमारा?
जो होता है हमारा खाना खाने वाला एक हमारा अनाज होता है, जो को यव बोला गया है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करना है, यव बोला गया है, ये लर्न कर लेना। अब इसके बाद में हम क्या देखेंगे, हमने इकोनॉमिक कंडीशन में ये बात कर दी है। सबसे इंपॉर्टेंट किस पे बेस्ड था, एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं। और ये क्या चला रहे हैं, ये पशुपालन कर रहे हैं। अब ये पशुपालन भी करते थे, पहले हम इतनी ज़्यादा बात नहीं कर सकते, अब ये चीज़ें लिखी गई थी तो हमें पता लगता गया। तो ये अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पशुपालन की। यव याद कर लेना, फोर्थ मंडल में एग्रीकल्चर प्रोसेस है, 24 टाइम्स इसका मेंशन है। एग्रीकल्चर सेंटर्ड नहीं थे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें आप एक बार नोट बना लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो को यव बोला जाता था। अब मैं पहले ही बोल रही हूँ कि इसमें ना लास्ट मैंने ना एक बात बताई थी, सूत पूत कर्ण की बात करी, कर्ण की। अब क्या है, हॉर्स की बात हुई, किसका चैरियट चला रहे, हॉर्स चला रहे। तो मतलब ये देखा गया कि मैंने हड़प्पन पीरियड में हॉर्स की इतनी बात नहीं की, कुछ मिला भी नहीं, एक हॉर्स की हड्डी की बात की, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं दिया, है ना। तो सील्स में भी हॉर्स नहीं मिला। अब ये देखा गया इनका मेजर ऑक्यूपेशन यही था, एग्रीकल्चर को इतना ज़्यादा प्राइम इंपॉर्टेंस नहीं दी। काऊ, गाय और हॉर्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, और ये सबसे ज़्यादा इनको लवेबल एनिमल थे ये। अब क्या था, किंग को डिस्क्राइब किया गया है डिफेंडर ऑफ एनिमल। डिफेंडर आज हमारी गाड़ी नहीं, खतरनाक सी जो हम चला के हमें मज़े आते हैं वो वाला नहीं, किंग को ये बताया गया है कि डिफेंडर ऑफ एनिमल है। ये नहीं बोला कि किसके डिफेंडर है, लैंड की अभी बात नहीं है। इनकी वेल्थ क्या होती थी, इनकी वेल्थ इनके एनिमल होते थे। सबसे ज़्यादा इनके लिए इंपॉर्टेंट थी गाय, क्योंकि वैदिक पीरियड है, गाय की बात आ रही है। अब क्या है, तो इनके लिए डिफेंड किसको करते थे, जैसे जैसे उत्तर वैदिक या लेटर वैदिक की बारी आएगी तो पॉलिटिकल सिस्टम में लैंड हो जाएगा। जब लैंड हो जाता है ना तो लड़ाइयाँ ज़्यादा होती है। तो पहले गायों पे ही लड़ाई होती थी, पर ये डिफेंडर ऑफ लैंड नहीं थे, एनिमल के डिफेंडर थे। ये यजनाज या मतलब यज्ञ परफॉर्म करते थे, और ये क्या प्रे करते थे देवताओं से, एनिमल का प्रे करते थे कि हमें एनिमल्स के लिए प्रे करते हैं, और कुछ ज़्यादा नहीं, लैंड वैंड नहीं मांगते थे। एनिमल्स डोनेट भी करते थे ये। और वॉर का रीजंस क्या होते थे, जो भी रीजन है लैंड रीजन नहीं है, एनिमल ही रीजन है। इनकी वेल्थ भी वही होती थी, जितनी ज़्यादा गाय उतना ज़्यादा वेल्दी पर्सन, ऐसा कुछ था, है ना। कॉज ऑफ वॉर एनिमल्स थे। किंग को इसीलिए गोपति भी बोला गया है, गोपति गाय, है ना, गोपति भी बोला है। फॉर द टाइम गोधेली वर्ड यूज किया है। अब क्या बोला, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस को गव्यतु वर्ड यूज किया है ना। तो ये कुछ चीज़ें थी। अब इसके बाद में हम ये देखेंगे इंडस्ट्री। इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी, क्योंकि ये नॉमेडिक लाइफ जी रहे हैं, इनको एनिमल से मतलब है, और चीज़ों से इतना नहीं है। हड़प्पन इसलिए बोला गया उसे अर्बन सिविलाइजेशन, ये विलेज सिविलाइजेशन है ना, ग्रामीण सभ्यता है। इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी, फ्यू इंडस्ट्री थी, लेदर की थी, वुडन की थी, ये सब चीज़ें थी, और ये सब चीज़ें थी। अब ट्रेड कॉमर्स देखेंगे कि ट्रेड कॉमर्स उस टाइम पे कैसा होता था। तो ये सब चीज़ें थी, एनिमल हस्बेंड्री, और ये गोपति नाम दिया गया था। डिफेंडर लैंड के नहीं थे, याद रखना है हमें ऋग्वैदिक पीरियड में। यजनास किसके लिए, एनिमल के लिए प्रे करते थे। काऊ और हॉर्स को बहुत ज़्यादा प्यार किया, मेजर ऑक्यूपेशन था, गोपति बोला गया है। ये सब जो भी वर्ड्स है ना, गव्यंतु ये बोला गया है, ये सब आप नोट डाउन कर लीजिए। अब मैंने पहले, इससे पहले ट्रेड कॉमर्स की, ट्रेड की, इंडस्ट्रीज की बात करी थी। इंडस्ट्रीज इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी, ठीक है, डेवलप नहीं थी। ट्रेड कॉमर्स पे इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था। तो इसमें ये बोला है कि उसमें भी मैंने बोला वुडन और लेदर और ये सब थोड़ा बहुत फ्यू इंडस्ट्रीज थी। करेंसी सिस्टम भी इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था। जब हड़प्पन सिविलाइजेशन में ही मैंने बोला बार्टर सिस्टम चलता था, वो इतना ज़्यादा डेवलप था, तो इसमें करेंसी सिस्टम भी नहीं था। करेंसी मतलब मनी का एक्सचेंज, ये सब मनी वनी नहीं था। एक्सचेंज किससे करते थे, काऊ से करते थे, गाय के बदले एक्सचेंज करते थे। ट्रेड किसका होता था, काऊ या निश्च से। ट्रेड किससे करते थे, काऊ या निश्च से। निश्च क्या होता है, एक तरह का गोल्ड ऑर्नामेंट होता था, बाद में इसको करेंसी की तरह यूज करने लग गए। ये इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। अब क्या है, मनी काऊ या निश्च के ना इंटरेस्ट के लिए दी जाती थी, और इसे है ना कुशिद्रवृत्ति बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पर्सन जो हमारा लैंड ले, मतलब वो लैंड मनी, जो मनी लेता था उसे वेकनाट बोलते हैं। अब ये कुछ था ट्रेड कॉमर्स का, जिसमें से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है सिंगल वर्ड, ये वाला आ जाता है, ये आ जाता है। इंडस्ट्रीज इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी। एक्सचेंज का मीडियम क्या था,
ये सब चीजें भी हैं। अब हम क्या देखेंगे इसके बाद में, सोशल कंडीशन कैसी थी। सोशल कंडीशन कैसी थी अब ये पढ़ेंगे। अब सोशल कंडीशन की बात आती है, वैदिक पीरियड की बात आती है, तो मतलब वर्णा सिस्टम आते हैं। हमारा जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो हमने मैट्रियार्कल सोसाइटी बताई है समहाउ, पर इसमें अब हमने ये बताया है सोशल कंडीशन के अंदर हम क्या बताएंगे, सोशल का जो स्ट्रक्चर था ना वो मतलब पेन से आइडेंटिफाई किया जाता था, और ये बोला गया कि आपके प्रोफेशन पे था, ये बाय बर्थ नहीं था। लेटर वैदिक मतलब आपके प्रोफेशंस, आप काम क्या करते हो, काम से था, है ना, आप काम क्या करते हो या आप कार्य क्या करते हो, इससे आपका क्लास डिसाइड होती थी, बाय बर्थ नहीं हो रही अभी इसमें ऋग्वैदिक पीरियड में। अब क्या देखा गया, पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त किसके अंदर है, पुरुष सूक्त किसमें है, 10th मंडल में, ऋग्वेद के 10th मंडल के अंदर किसका बताया गया है, पुरुष सूक्त के 10th मंडल में वर्णा सिस्टम का बारे में बताया गया है। अब क्या है, वर्णा सूक्त भी डिस्क्राइब किया गया है कि कितने तरह के वर्ण, मतलब 4 तरह के वर्णों को डिस्क्राइब किया है, पुरुष सूक्त 10th मंडल, ठीक है। नेक्स्ट अब ये बताया गया है जो 9th मंडल था ऋग्वेद का, 9th मंडल जो था ऋग्वेद का, ये जो है इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं ना मैं वही बता रही हूँ, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट जो क्रक्स है वो मैंने निकाल लिया है, चाहे यूपीएससी प्री के लिए हो या आरएएस के लिए हो या पीजीटी सेंट्रल लेवल पे जो दे रहे हो, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी ये वाले जो दे रहे हो उसके लिए, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, या आप नॉर्मल एग्जाम दे रहे हो उसके लिए है। मैं अलग से निकालूंगी, जो आपको डिटेल में पढ़ना होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा और हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने निकाल दी। 9th मंडल जो ऋग्वेद का है, एक बच्चे ने एक बात बोली थी, एक बच्चे ने एक बात बोली थी और ये बोला था कि है ना, आई एम अ पोइट। अब क्या है, आई एम अ पोइट, मैं कवि हूं, है ना, आई एम अ पोइट, माई फादर मतलब मेरे पिता, मेरे पिता क्या है, माई फादर इज अ डॉक्टर, मेरे पिता चिकित्सक हैं। अब उन्होंने क्या बोला, एंड माई मदर इज, मदर मतलब माँ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं हिंदी में भी बोल रही हूँ, और माई मदर इज अ ग्राइंडर मतलब चक्की पीस रही है। तो इस सेंटेंस में क्या पता लग रहा है, इस सेंटेंस में हमें ये पता लग रहा है कि है ना, अलग अलग लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, है ना, इससे पता लग रहा है कि कर्म पे आधारित थी, हमारे काम पे आधारित थी, अभी हमारे जन पे आधारित नहीं हो रही हमारी ये सिस्टम, सोशल सिस्टम देखा गया, वर्ण व्यवस्था इस पे आधारित नहीं है। तो ये 9th मंडल में ये एग्जाम्पल दिया गया है, उससे ये हमें पता लग रहा है, और पुरुष सूक्त के 10th में वर्णा सूक्त के बारे में पता लगा है। अब फैमिली की बात करेंगे, फैमिली की बात कर रहे हैं तो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मैंने पहले ही बोल दी, मैट्रियार्कल हमारे किस में थी, हड़प्पा वाले में थी। अब ये पैट्रियार्कल सोसाइटी की बात करी है, पैट्रियार्कल थी और जॉइंट फैमिली में ये रहते थे। अब इन्होंने ये बोला गया है कि मेंस को डोमिनेटिंग सोसाइटी इनका डोमिनेट करती थी सोसाइटी को, और मेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। ये लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, जॉइंट फैमिली में रहते थे, इनकी फैमिली कैसी थी, जॉइंट फैमिली में रहते थे, पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। अब ये सब चीज़ें फैमिली में देखी गई है, और अनकंट्रोलेबल राइट्स दिए जाते थे, किसको दिए जाते थे, मेंस को दिए जाते थे। ये सोसाइटी की कुछ स्ट्रक्चर है। इसके बाद में हम क्या देखेंगे, अब विमेन के बारे में देखेंगे। हमने फैमिली देख लिया, सोशल स्ट्रक्चर कैसा था नॉर्मली ये देख लिया, अब विमेन के बारे में देखेंगे। इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लिख लीजिए। अब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो हम महिलाओं की इस कंडीशन की भी बारे में बात करेंगे कि विमेन की कंडीशन उस टाइम पे कैसी थी, ऋग वैदिक पीरियड की, लेटर वैदिक पीरियड की हम लेटर ऑन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब ये बताया गया कि कोई ऐसे है ना डिज़ायर एक्सप्रेस नहीं गए कि बेटी चाहिए, और पहले तो देखो पहले भी नहीं होता था, पर उन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं कर रखा कि बेटे के लिए सब यज्ञ और ये सब कर रहे, पर बेटी की कोई डिज़ायर नहीं थी।
अब ये बोला गया है पर विमेन की कंडीशन बहुत अच्छी थी कंपेयर टू उत्तर वैदिक पीरियड के या लेटर वैदिक पीरियड में उनकी कंडीशन सही थी, एजुकेशन उनको दी जाती थी, पर दहेज का कोई भी प्रोविजन ऐसा नहीं था, मतलब दहेज सिस्टम का ऐसा कोई मेंशन नहीं मिला। अब क्या है, गिफ्ट दिए जाते थे मैरिज के टाइम पे, उसे क्या बोलते थे, वहतू बोलते थे। ये नाम जो है ना वो आप लर्न करें, जो ये टर्म्स है ना ये एग्जाम में आती है तो आपको ये लर्न करनी है। चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी उस टाइम पे, विडो रीमैरिज की जाती थी। मतलब सोसाइटी थोड़ी नॉर्मल थी पर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होती गई, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम गुजरता गया बहुत बुरी हालत हो गई थी विडोज की, बाद में देखा गया लेटर ऑन। पर उस टाइम पे विमेन विडो रीमैरिज होती थी। इंटरकास्ट मैरिज, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह होते थे, मतलब हाई कास्ट का लड़का है या किसी और में लव मैरिज कर ले तो ये वाला लव मैरिज का सिस्टम था। नियोग सिस्टम था। नियोग सिस्टम क्या होता है, नियोग सिस्टम ये होता है, ये आपका हस्बैंड है ना या तो मर गया हो या विदेश गया हो या बाहर गया हो, बहुत सालों से आपको कोई सूचना नहीं हो या कोई पता ही नहीं हो कि जिंदा है या मर गया है, तो इसमें आपका वंश बढ़ाने के लिए आपको आपके देवर के साथ में आप अपना बच्चा उत्पन्न कर सकते थे। इसे नियोग सिस्टम बोलते हैं। ये तब था। ये वॉर में फीमेल जो थी वॉर में पार्टिसिपेट कर सकती थी। अब है ना और फीमेल वॉरियर भी होती थी जिसे विषफला बोला गया है, ये इंपॉर्टेंट है, टर्म आया फिर से। अब क्या था, जो कभी शादी नहीं करती थी उसे अमाजू बोला जाता था उस टाइम पे। अब इन्हें भी इक्वली ट्रीटेड किया जाता था और इक्वालिटी ट्रीटेड किया जाता था, ऐसा बोला गया है। अब इन्होंने ये बोला गया है कि फीमेल की ये बात और है, जब कोई भी यज्ञ करे जाते थे या कुछ होता था तो आपको हस्बैंड के साथ में बैठना, इन्होंने इंपॉर्टेंस बताया कि ज़रूरी है आपको बैठना। ये बात बताई गई है किसमें, कि आफ्टर मैरिज आपको उसके साथ में बैठना ज़रूरी है। अब क्या है, अब ये भी बताया गया जो भी असेंबलीज होती थी या सभा होती थी उसमें भी फीमेल आके बैठ सकती थी, ये सब चीज़ें हैं इसके बारे में। अब नेक्स्ट ये आता है कि स्लेव सिस्टम की भी हम यही बात कर लेते हैं। स्लेव सिस्टम या दास का सिस्टम वहां पे कैसा था। स्लेव का क्या है, ऋग्वेद में इसमें मेंशन मिला है। स्लेव का मेंशन किसके अंदर मिला है, ऋग्वेद के अंदर स्लेव का मेंशन मिला है। स्लेव का मतलब दास है ना, दास होते हैं, तो इसका मेंशन मिला है ऋग्वेद के अंदर। अब आगे हम क्या देखेंगे, रिलीजियस कंडीशन देखेंगे। रिलीजियस कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेद पुराणों की बात हो रही है, वेद लिखे गए हैं, तो हमारा इस रिलीजियस कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आगे हम क्या देखेंगे, रिलीजियस देखेंगे। जो भी इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हम इसकी रिलीजियस कंडीशन की बात करेंगे कि वैदिक पीरियड की रिलीजियस कंडीशन या क्या बात थी। अब ये 5 चीज़ें यहाँ लिख रखी है कि नेचुरल पॉलिथिज्म। अब इसका मतलब क्या होता है, इन्होंने ये बोला था जो सारी पावर है ना वो नेचर ही है। ये इस चीज़ में मैं इन शॉर्ट करके आपको बता रही हूँ कि ये किस चीज़ फिलॉसफीज इनमें बिलीव करते थे। जो सारी पावर है वो नेचर के अंदर है, ये चीज़ ये मानते थे कि नेचर ही हमारे भगवान है। हिनोथिज्म में ये चीज़ क्या मानते थे, ये मैक्स मूलर ने दिया था ये जो कंसेप्ट था ये हिनोथिज्म वाला, और जर्मन फिलोसोफर थे मैक्स मूलर, उन्होंने ये बोला था कि जो हमारे गॉड है उस टाइम पे है ना, जो इम्पोर्टेंट अभी थे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अदर गॉड लेस इम्पोर्टेंट है। अब मोनोथिज्म आता है। मोनोथिज्म ये बोलता था कि एग्जिस्टेंस जो गॉड है ना, मतलब वननेस ऑफ गॉड में ये बिलीव करते थे। अब नेक्स्ट आता है पैनेथिज्म। अब ये लोग ये बोलते थे कि भगवान है ना वो हर जगह है, हर जगह भगवान, इस चीज में ये बिलीव करते थे पैनेथिज्म में कि भगवान हर जगह है, इस चीज में है, एवरीवेयर, एवरीवेयर है ना। अब आते हैं निर्गुण ब्रह्मा। निर्गुण ब्रह्मा का मतलब ये होता है कि इन्होंने सेपरेट किया है सुप्रीम नॉलेज या सुप्रीम पावर को सेपरेट किया है ह्यूमन से। सुप्रीम पावर को किससे सेपरेट किया है, ह्यूमन से, और इसे ही क्या बोला गया है, निर्गुण बोला गया है। ठीक है, तो ये 5 कुछ कंसेप्ट थे। इसके बाद में देखा गया वैदिक कल्चर के अंदर, ये देखा गया कोई आइडल वर्शिप नहीं देखी गई। मैंने पहले बोला नेचुरल चीज़ों की ये पूजा करते थे। अभी भी मैंने ये 4 कंसेप्ट बताए, इसके अंदर क्या चीज़ नहीं बताई, मैंने इसके अंदर क्या चीज़ नहीं बताई, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। मैंने इसमें कोई आइडल वर्शिप के बारे में नहीं बताया, कोई देवी देवताओं की या टेम्पल्स के बारे में नहीं बताया। आइडल वर्शिप नहीं करते थे, टेम्पल्स नहीं मिले हैं इस टाइम पे,
और ये देखा गया। पर यज्ञ होते थे। अब ये ना यज्ञ करते थे तो ये मटेरियलिस्टिक थिंग की बहुत डिमांड करते थे, गाय, एनिमल्स, ये सब चीज़ों की डिमांड करते थे। मेल डाइटीज थी ना, जो मेल, उनकी ज़्यादा पूजा करते थे। ये हेड ऑफ द फैमिली था ना, वो यज्ञ परफॉर्म करता था, यज्ञ करता था। और यज्ञ ना बहुत ही सिंपल होते थे, ऐसे कॉम्प्लेक्स नहीं हुए कि ये बलि दो या ऐसे करो। ये कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे लेटर वैदिक या उत्तर वैदिक पीरियड में हुए। अब आगे चल के हम ये देखेंगे, जो देवतास थे ना उस टाइम पे, या देवता थे, वो 3 टाइप के देवता थे, उनकी ये पूजा की जाती थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये 5 इनके कंसेप्ट थे कि इस चीज पे इनकी फिलॉसफी चलती थी, है ना। अब क्या थे देवतास? 5 तरह के थे, सॉरी, देवतास क्या थे? 3 टाइप में इन्होंने डिवाइड किया है। अब क्या है कि आइडल वर्शिप भी नहीं कर रहे, डिमांड किस चीज की कर रहे? मटेरियलिस्टिक थिंग की डिमांड कर रहे हैं। अब जो देवता थे, पहला आता है स्काई गॉड, आकाश के देवता, है ना। अब ये हम वो वाली कहानी नहीं सुना देंगे, लॉर्ड ऑफ थंडर और ये थैनोस वेनोस नहीं आएंगे हमारे, है ना, हैमर वाले गॉड, ये वाले, ठीक है। सूर्य आकाश के हैं, सूर्य स्काई गॉड है। ये हमें पता होना चाहिए कौन से गॉड क्या है। सूर्य, मित्र, है ना, मित्र है, वरुण है और घोष, ठीक है। मित्र, वरुण और घोष। सेकंड क्या है हमारे लिए? स्पेस गॉड। स्पेस गॉड है। स्पेस गॉड के अंदर आता है इंद्र। सबसे ज्यादा टाइम इनका मेंशन किया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट है इंद्र, मरुता, ठीक है, वायु, वायु मतलब वायु चलती है ना, हमें फील होती है। और क्या है? पर अब क्या है? बादल, बादल भी होते हैं। बादल को क्या बोलते थे? एक बार आप हम मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि बादल को क्या बोलते थे? पर्जन्य, ठीक है। इंद्र, मरुता, वायु और पर्जन्य। और ये क्या था? ये स्ट्रोम और मारुति क्या स्ट्रोम परफॉर्म करता था, ये उसके लिए थे। ये सेकंड हमारा स्पेस हो गया। अब थर्ड हमारे क्या है? पृथ्वी, पृथ्वी वाले गॉड या अर्थ वाले, है ना, उन वाले देवी देवताओं की हम बात करेंगे। मेरे साथ लिखते जाइए कि आपको बाद में ऐसे लोड ना आए कि नोट्स बनाने दोबारा ऐसे हुआ। सोम, सोम की बात की थी ना मैंने, एक सोमरस की बात की थी, जिसको मैंने बोला था मेल्स के ना खुशी आ जाती है चेहरों पे, वो वाले, है ना। हमारे सोम की बात हो रही है। सोम, अग्नि, अग्नि भी पृथ्वी पे होती है ना, जो पृथ्वी पे है। और बृहस्पति, ठीक है। अब ये हमारे गॉड है, अर्थ के 3 पार्ट में डिवाइड किया है, स्काई गॉड, स्पेस गॉड और पृथ्वी के गॉड। अब जो मेजर गॉड थे इनमें से हम उसकी बात करेंगे, ये डिवाइडेशन है इनका। फिर अब हम इनके मेजर गॉड की बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने पढ़ाते पढ़ाते बोला इंद्र, इंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम स्टार्ट में करेंगे, पहले आप इसके नोट्स कर लीजिए या ये चीज एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैंने इतने सारे 3 पार्ट में इन देवताओं को डिवाइड किया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट देवता कौन थे या सबसे ज्यादा पूजा किससे जाता था? तो ऋग्वेद के टाइम की बात हो रही है, लेटर वैदिक की नहीं हो रही। मैं बार बार बता रही हूँ कि आप कंफ्यूज मत होना एग्जाम में कि अलग ब्रह्मा विष्णु महेश को आप ऋग्वैदिक पीरियड में डाल दो, ये अलग अलग पार्ट के हैं, ठीक है। अब इसमें बोला इंद्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने गाना भी बोला था, बरस बरस मारा इंद्र राजा। बरस बरस मतलब राजस्थान के लोगों को ज्यादा पता है, रेन के गॉड थे ये। इसे पुरंदर भी बोला गया है, ये नेम है ना, ये टर्म्स आपको याद रखनी है ना। इन्हें पुरंदर भी बोला गया है, ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स, है ना। इसे लॉर्ड ऑफ वॉर भी बोला गया है, युद्ध का। 250 टाइम्स किसमें मेंशन किया गया है? ऋग्वेद में इसका मेंशन है। सबसे ज्यादा बार इन देवताओं का मेंशन है। अग्नि, अग्नि क्या करती है? ये हुई हमारे इंद्र देवता की, इंद्र देवता का अलग सिंहासन और ये सब चीजें भी थी। अब आता है अग्नि। अग्नि क्या है? हम कोई भी काम करते हैं
या हमें देवताओं से कुछ बात बोलनी है, हम या प्रेयर करते हैं, तो हम क्या काम करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने से पहले दिया जलाते हैं या यज्ञ करते हैं। तो जो अग्नि है ना, वो मिडिएटर का काम करती है ह्यूमन और गॉड के बीच का। अग्नि के द्वारा हम उनसे प्रे करते हैं, तो ये मिडिएटर का वर्क करती है लॉर्ड और ह्यूमंस के बीच में। ठीक है, इसका 200 टाइम मेंशन है ऋग्वेद के अंदर। अब इसके बाद में आता है वरुण, ये वाटर के भी हैं और लॉर्ड ऑफ सी के भी है। 30 टाइम ऋग्वेद में इसका मेंशन है। और इट हैज बीन पैट्रन ऑफ ऋत। अब ये पैट्रन ऑफ ऋग्वेद में भी हुआ है। अब ऋत क्या होता है ये पूछा जाता है ना। तो ऋत क्या होता है, एथिकल मॉरल, जो हमारी मॉरल होता है या फिजिकल सिस्टम है वर्ल्ड का, उसको चलाने को जो बोलते हैं वो ऋत चलाती है। अब ऋत का ये बोला गया है कि एथिकल चीज़ें या ढंग से चले हमारा यूनिवर्स, ये चीज़ें का कौन सिस्टम देखता है, ये ऋत देखता है। और ये चीज़ कौन सी चीज़ फॉलो हो रहा है, नेचुरल पॉलिथिज्म भी टाइप ऑफ हम ऐसे बोल सकते हैं, ऋत ये सिस्टम देखती है। अब पृथ्वी का या यूनिवर्स या नेचर का कोई सिस्टम बिगड़ता है तो मतलब ऋत का सिस्टम बिगड़ रहा है। अब इसमें ये बोला है कि ये जो ना प्रिंसिपल है, नेचुरल ऑर्डर देखता है कि ढंग से सारे काम होने चाहिए यूनिवर्स के। और ऋत कोऑर्डिनेट करती है, क्या करती है, कोऑर्डिनेट करती है, रेगुलेट करती है हमारे नेचर और यूनिवर्स को कि ढंग से चल सके। तो ये ऋत का काम है। तो ये था हमारा वैदिक पीरियड की क्लास। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने पूरा ट्राई किया है कि आपको इम्पॉर्टेंट टर्म्स एक क्लास में बता पाऊँ। नेक्स्ट क्लास में हम लेटर वैदिक पीरियड करेंगे। तो इसी के साथ थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच।